all in the special program organized by Study with VI, A Flight of Spirit, where we meet a person who has changed disability into ability. On every 21st day of the month at 9 pm, we are going to interview a person who, in spite of being disabled, has achieved success. So do watch the whole program and inspire yourself. Thank you. Keep learning and achieve your goals. Happy watching. Happy watching. Happy watching. हेलो एवरीवन, अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हाजिर हैं हम लोग एक और नए मेहमान के साथ। आज हम इंटरव्यू लेंगे एक पीएचडी स्कॉलर का जिनका नाम है हसमुख वर्मा सर, और गुजरात यूनिवर्सिटी से पहली बार कोई वीआई हिंदी पीएचडी स्कॉलर है। और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आज हम उनका इंटरव्यू ले सके और हमारे मंच पर उन्हें आमंत्रित कर सके। तो हसमुख सर, आपका हार्दिक स्वागत है अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट में। थैंक यू सो मच मेरा स्वागत करने के लिए। और बहुत मज़ेदार है ये प्रोग्राम। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हो। और ये फ्लाइट ऑफ स्पिरिट तो सही बात है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सभी ब्लाइंड हमारे बच्चे हैं, सबको अवेयरनेस आनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मेरा वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। सो सर, इंटरव्यू की शुरुआत में हम आपसे आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्विक इंट्रोडक्शन हमारे सभी ऑडियंस के लिए। ओके मैम, मैं हसमुख परमार फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, और मैंने अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नेट एंड जेआरएफ। और अभी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ विथ हिंदी सब्जेक्ट इन गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। उसके अलावा मैंने म्यूजिक विशारद किया है वोकल में। उसके अलावा मैं कई सारे एनजीओज में वर्क करता हूँ एज अ सोशल वर्कर, जैसे फॉर एग्जांपल रोटरी क्लब ऑफ वेस्ट ब्लाइंड अहमदाबाद, जिसमें मैं करंटली कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा मैं यस आई कैन फाउंडेशन फ्रॉम मुंबई, उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा मेरा खुद का एक फाउंडेशन है जिसमें मैं फाउंडर भी हूँ एंड ट्रस्टी भी हूँ। फाउंडर हम ग्रुप्स मिलके किया हुआ है, तो जिसका नाम है अवर ड्रीम्स। उसके अलावा हमारा एक और फाउंडेशन है जिसका नाम है B4U। उसके अलावा HTBF आप सबने शायद नाम सुना होगा, तो उसमें भी मैं एज अ स्टूडेंट भी था, और उसके साथ अभी कभी भी वॉलंटियर्स की उनको नीड होती है तो एज अ वॉलंटियर्स भी मैं वर्क करता हूँ। तो ऐसे कई सारे फाउंडेशंस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्लस रेडियो डान में भी मैं कई प्रोग्राम्स में आता हूँ, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं इतने सारे फाउंडेशन के साथ और सोशल वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एज आरजे रेडियो 1 मंथ मैंने काम कर चुका हूँ एज आरजे इंटर्नशिप समथिंग। उसके अलावा मैंने एंकरिंग भी किया है, प्लस मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ ऑर्केस्ट्रा। तो कई सारी जगह मैंने शोज किया है डिफरेंट फॉर एग्जांपल मुंबई, कश्मीर, फिर दिल्ली, फिर गुड़गांव, प्लस इंदौर, जैसी कई सारी जगह मैंने शोज किया है। तो इसके लिए भी मेरा सौभाग्य है। तो ये एक है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। बीइंग अ वीआई हमारी कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इतने स्कॉलर पर्सन और एक टाइम पे इतने सारे काम एक साथ करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। और इसी को बोलेंगे डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज करना। सो थैंक यू सो मच सर। आज आपसे बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत कुछ मोटिवेटिंग रहा होगा आपके लिए भी, तो हम वो भी जानेंगे। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका विजन स्टेटस क्या है, और आप बाय बर्थ ब्लाइंड है या फिर लेट ब्लाइंड? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। जब मैं जन्मा था तब मैं एकदम टोटली ब्लाइंड था।
उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा विज़न आया और अब वापस थोड़ा-थोड़ा विज़न जा रहा है। तो ये एक है और मैं फिर भी अभी भी समथिंग 10% देख सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा विज़न स्टेटस है। थैंक यू। Thank you, sir. Okay, so being a blind, आपने इतना कुछ कर लिया है, सो चलिए सबसे पहले हम आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि जब आप एज अ ब्लाइंड बॉर्न हुए तो मतलब कैसा रहा होगा आपकी एजुकेशन जर्नी को जो स्टार्ट मिला होगा वो कैसा रहा होगा, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अरे वाह मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। थैंक यू सो मच मैम। मेरी एजुकेशन मैंने सबसे पहले एक छोटी सी स्कूल सबसे पहले सच बोलूँ तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक ब्लाइंड हूँ तो मैं एजुकेशन कैसे करूँगा। मेरे मम्मी-पापा को भी नहीं पता था कि इसको स्कूल में कैसे पढ़ाएँ, क्या करें। तो मेरे घर में एक सर आए थे जो जिस स्कूल में मैं गया एमटी दोषी अन्य विद्यालय सुरेंद्रनगर इन गुजरात। ओके, तो वहाँ एक सर आए थे मेरे पास कि ये बच्चा आपका ब्लाइंड है और हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। मेरे पापा बोले कैसे पढ़ेगा ये, इनको दिखता नहीं है तो क्या करेगा, वो किस तरीके से पढ़ेगा, राइट? ये जिनको अवेयरनेस नहीं होती है इन सबके घर में थोड़ा बहुत होता है और ये एक बहुत दिक्कत थी क्योंकि हमारे यहाँ गाँव जैसा इलाका था और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी एज़ अ डिसेबल और एज़ अ ब्लाइंड के लिए कहीं भी। तो फिर वो सर ने मुझे समझाया और मुझे वो स्कूल में ले गए और फिर मैंने 1 से 7 तक वहाँ मैंने पढ़ाई की है, मीन्स 1 to 7 स्टैंडर्ड तक। और उसमें मैंने वहाँ कई सारी चीज़ें सीखी, कई सारी चीज़ें देखी भी कि इतनी छोटी स्कूल है, ये सभी लोग हैं ब्लाइंड, ये सब पढ़ रहे हैं। तो मुझे उस टाइम थोड़ा विज़न था भी, तो मैं देख सकता था कि ये कैसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी इस तरीके से सीखना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कहीं आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो ये यहाँ से मैंने 1 of 7 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, धीरे-धीरे कुछ सीखा। फिर मुझे लगा कि अब और आगे बढ़ना है तो कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ प्राइमरी स्कूल थी। अब मुझे हायर सेकेंडरी में जाना है, कुछ और आगे करना है, तो फिर मुझे हमारी एमटी दोषी अन्य विद्यालय के बाद मुझे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के बारे में पता चला। वो अहमदाबाद में है। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन ऑफ बीपी है, जो अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट है और वहाँ मैं गया। तो फिर मैंने वहाँ 8 स्टैंडर्ड से पढ़ाई स्टार्ट की और 12th स्टैंडर्ड तक मैंने वहीं पढ़ाई किया सब। बट एक रूल था कि आपको कितना भी ब्रेल आता हो ना, फिर भी आपको वहाँ हमारा लिपि होता है ब्रेल, वो सीखना होगा। अब मैं डर गया कि मैं 1 से 7 पढ़ के आया हूँ ऑलरेडी, तो वापस मैं पीछे क्लास में क्यों जाऊँ? अब मेरा एक एम भी था कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कूल है। लोगों ने बताया यहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर उनकी शर्त मान ली, पर मैंने भी एक शर्त रखी थी कि मैं ब्रेल पढ़ूँगा, मुझे आता है फिर भी, पर आप मुझे वापस जो मैं स्टैंडर्ड में जाना चाहता हूँ वहाँ आप मुझे ले जाना। तो उसके बाद वो मुझे शर्त मान ली। फिर जब मैं ब्रेल कंप्लीट किया 1 साल, उनके बाद उन्होंने वापस बोला कि अब आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि जो 18 इयर्स का स्टूडेंट है, ओके, 18 साल होने वाला है, वो अब मैं बहुत लेट पढ़ने बैठा था, वो भी है इसलिए 6 से 7 साल के बाद। तो फिर थोड़े मेरी एज भी होने लगी थी। तो सर ने बोला ये आपको हम नहीं लेंगे। मैंने बोला सर आपने शर्त रखा है तो प्लीज़ मुझे लीजिए जिससे मेरे साल ख़राब नहीं हो। तो उनके बाद उन्होंने मुझे लिया और 8 स्टैंडर्ड में मुझे एंट्री दी। उसके बाद मैंने 12 तक वहाँ बहुत पढ़ाई की, उनके साथ मैंने वहाँ म्यूज़िक सीखा। वहीं से मैंने विशारद किया है ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद से। और वहीं से मुझे बाहर अलग-अलग जगह प्रोग्राम करने का मौका मिला, स्टेज मिला कि जो मेरे में आर्ट थी, जो मेरे में कला थी, वो वहीं से मेरी बाहर निकली। उसके बाद मैंने कॉलेज किया जो एलडीआर से किया विद हिंदी सब्जेक्ट के साथ। एलडीआर जो मुझे बहुत पसंदीदा कॉलेज थी, तो वो वहाँ मैंने 3 साल कॉलेज किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया गुजरात यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लैंग्वेज डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वहाँ मैंने ये मास्टर्स की डिग्री ली। और उसमें भी एक था कि तब तक आप सबका एम होता है ना कि 12th किया, ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो। पहले मुझे बहुत म्यूज़िक पसंद था तो मैं म्यूज़िक में ही बढ़ने वाला था। बट अब आजकल में म्यूज़िक में थोड़ा कम स्कोप है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो मास्टर्स करते हैं हिंदी में, इसी में कुछ करें।
तो पता नहीं था कि नेट कैसे देना है, ये जेआरएफ क्या होता है या ये जीसैट ये सब होता क्या है। तो फिर एक मैम आई थी दिल्ली से अहमदाबाद, जो खुद एक पीएचडी स्कॉलर थी और मेरी रोल मॉडल भी है, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एमए के साथ साथ नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो और आप जेआरएफ भी बन सकते हो और आपको पैसे मिलते हैं और आप पीएचडी वगैरह कर सकते हो। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, इसमें करना चाहिए कुछ, और फिर उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया, मैंने ऐसे ऐसे मेहनत की और आज मैं एक जेआरएफ होल्डर हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे पीएचडी पर टॉपिक भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और भी कई सारी जगह मुझे उन्होंने हेल्प की है। तो ऐसे मेरे पूजा गुप्ता मैम थे, उनके अलावा मेरी एक और मैम है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। एक अफसोस है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने मुझे एज ए कैंसर होने के बावजूद एक इतनी हेल्प की, इतना मदद किया कि तुम कुछ कर सकते हो। रात को 1:30-2 बजे तक वो मुझे बता रही थी कि ऐसे डिसर्टेशन लिखना होता है, ऐसे रिसर्च पेपर बनाना होता है, और मैंने उस तरीके से रिसर्च पेपर बनाया और पहला रिसर्च पेपर मैंने एमए के टाइम मैंने लॉन्च किया था। ओके, तो ये एक मेरी छोटी सी एजुकेशन मेरी थी। और भी एजुकेशन में मैंने कई सारे मुझे चैलेंजेस आए थे, पर वो सबको फेस करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो बहुत खुशी है मुझे कि इन सभी ने मुझे हेल्प किया और ऐसे ऐसे अच्छे मुझे प्लेटफॉर्म मिले ताकि मैं कुछ कर सका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, जानकर काफ़ी अच्छा लगा आपके एजुकेशन लाइफ के बारे में। तो हम चैलेंजेस पे बात करें उससे पहले मुझे लगता है एक सबसे जो एक स्टूडेंट लाइफ का पिलर होता है पेरेंट्स का सपोर्ट, वो आपके लिए कैसा रहा? सोशल सपोर्ट कैसा रहा जब आप ये सब कर रहे थे, अपनी एजुकेशन लाइफ की स्ट्रगल्स को कर रहे थे? क्योंकि हमें कन्विंस करना पड़ता है, एमए करना है या पीएचडी करना है सारी चीज़ों के लिए, बीइंग अ वीआई, और स्पेशली जब आप पहली बार कहीं पे जा रहे हो उस टाइम पे। सो आपका पेरेंट्स का सपोर्ट आपके लिए कैसा रहा और उससे आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच मैम। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट सच बोलूँ तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। पेरेंट्स को पहले भी डर लगता था कि ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ये करेगा क्या, कैसे काम करेगा, क्योंकि छोटे थे तब हमें तो छोड़ने आते स्कूल में, लेने भी आते हॉस्टल से घर। तो ऐसे मुझे 10th तक मुझे अकेला कहीं घूमने नहीं दिया कि 10th तक हम तुम्हें लेने आएंगे और हम तुम्हें छोड़ने भी आएंगे। फिर उन्होंने उसके साथ साथ भी मेरी हमेशा मेरे सर से, मेरी मैम से, सबसे वो कांटेक्ट में रहते थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, उनको गाइड करते रहना और प्लीज़ उनको सिखाना। एक बात बोले तो मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट फिर भी वो उनसे जितना बन सकता था उन्होंने प्रॉपर मुझे कोशिश की कि ये बच्चा कुछ आगे करे। और साथ साथ एक होता है ना आजकल के ज़माने में, पता है बच्चे को हम कहते हैं ना, बच्चों को मारो मत तो वो मतलब बिगड़ जाएगा। मेरे पापा मेरे टीचर्स को कहते थे ये कुछ भी गड़बड़ी करे ना, आपको जितना पीटना है पीटो, हम गड़बड़ करे तो पीटना जरूरी है। और इतना मैं शरारती भी था सीखते सीखते, तो पापा को पता था। तो मुझे बोलते ना कि किसी को मतलब टीचर पीटेंगे ना तो उसमें भी प्यार होता है, उसमें भी एक पढ़ाई, एक नॉलेज होता है, एक प्यार होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छे से मिला है, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, कुछ लोग बोलते थे कि ये बच्चा क्या करेगा, तो फिर भी मेरे ही टीचर्स बोलते थे कि ये जितना कोशिश करेगा इतना कर रहा है और वो ऐसे ही इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और मुझे भी लगता था बहुत बुरा कि यार मैं क्या करूँगा, किस तरीके से बढ़ूँगा। आपको पता है एक बोलते हैं सुरदास, कोई भी, अब मुझे संगीत आता था, बहुत अच्छे से म्यूजिक आता था, तो लोग बोलते ये सुरदास है, ये संगीत ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। पर मेरे मन में था नहीं यार, संगीत, मुझे संगीत भी करना है और भी करना है। संगीत में लोगों में मन में होता है ना, दिखा के रहूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद मैंने संगीत के साथ एंकरिंग किया, प्लस मुझे मन था दिल से कि मैं किसी की सेवा करूँ, समाज सेवा करूँ, कुछ लोगों के प्रति मेरे पास है वो मैं पहुँचाऊँ।
तो वो भी मैं बहुत कर रहा हूँ। उसमें भी चैलेंजेस फेस करने होते हैं कि अब फाउंडेशन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? अब तो आजकल के लोग फंड लेने के लिए करते हो तो यही कर रहे हो ना? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम कुछ हमारे से हेल्प हो सके हम वो कर रहे हैं। सच बोलूँ तो मैं जनरली हमारा फाउंडेशन है, हम फंड लेते नहीं हैं। हम जो भी हमसे हो सकता है खुद के पैसे निकालो जो मम्मी-पापा दें और उन्हीं से हम हमारा काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है और ये भी एक चैलेंज है कि आप कैसे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो। तो ये थे। उसके अलावा भी मुझे कुछ-कुछ चैलेंजेस आए थे कॉलेज में भी कि आप कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने जाना होता है। जैसे मेरा बीए में हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट होते थे, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट लिया था हिंदी, साइकोलॉजी और गुजराती, जो मेरा मातृभाषा है। ओके, तो उसमें साइकोलॉजी में मैं गया तो मैम बोली साइकोलॉजी ब्लाइंड को अलाउ नहीं किया जाता। मैंने बोला क्यों नहीं? मुझे पसंद है इसलिए मैंने लिया है। तो उन्होंने बोला नहीं। और फिर मुझे हमेशा वो रखती थी कि ये साइकोलॉजी लिया है, और अब कोई मैम होती है ना, कोई टीचर, कि इससे साइकोलॉजी लिया है तो क्यों लिया है, उसी के पूछो आप ज़्यादा क्वेश्चन। ऐसे मेरे साथ बहुत होता था, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मुझे पूछा जाता था और पूछते थे कि ऐसे क्यों लिया है, क्या है। मुझे बहुत टॉलरेट भी किया गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, पर फिर भी मैं कोशिश करता था जितना मैं कर सकूँ। और आज मेरी कॉलेज भी मेरी मैम जो भी मुझे परेशान, मतलब उस टाइम नहीं लग रहे थे कि ऐसा कर पाएगा कुछ, और आज वो भी बहुत खुश है कि नहीं, हम जो सोच रहे थे वो बहुत गलत सोच रहे थे, उन्हें हमारी सोच बदल के रख दी। तो ये था मेरे कुछ चैलेंजेस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है सर कि आपने अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर दिया और उन सबको दिखा दिया कि मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो और कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल जैसा है नहीं हमारे लाइफ में। सो बहुत अच्छा है। कुछ मतलब लोग एक है होते ना हैं। कि हाँ, राइट हाँ, मैम। एक ही कि हम है, सब बोलते हैं हम वीआई है, ब्लाइंड है। नहीं, हम बोलते हैं ना दिव्यांग है, तो हमारे पास बहुत दिव्य दिव्य भरे हुए हम, हमारे पास दिव्य ज्ञान है। तो हम जितना हमारे पास हम ज्ञान ले सके वही ज्ञान चैलेंजेस के साथ फेस करो और उनको बांटो सबके साथ। आपको जी चैलेंजेस फेस करना बिल्कुल। ही पड़ेगा लाइफ। और तभी आप हमें आगे क्या बढ़ोगे, एक नहीं तो अच्छे आगे बढ़ना नॉर्मल मुश्किल है। से स्टूडेंट को भी 100 चैलेंजेस आते, किसी की भी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती। वही है, देख लोग किस तरीके से देखते हैं अपनी लाइफ को और किस तरीके से किन चीज़ों को लेते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। और जो भी डीमोटिवेशन होता है उसे अगर हम मोटिवेशन बना ले कि नहीं, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो मैं इसको गलत प्रूफ करूँ, तो फिर और किसी मोटिवेशन सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। और सर आपने भी यही किया है। सो नाइस टू हियर एंड बहुत अच्छा लगा जानकर। सर ये सीरियस बातें तो होते रहेंगी। आपने कहा कि आप बहुत शरारती थे, तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की शरारतें करते थे, और आपको भी तो स्कूल में पनिशमेंट मिलती होगी, तो पनिशमेंट मिलने में भी शरारतें होती है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे? अरे मैम शरारत का मजा ही कुछ और है, और शरारत बच्चा नहीं करे तो वो बच्चा नहीं है। तो स्कूल टाइम में मैंने बहुत शरारत की है। जैसे एक शरारत बताऊं, तो मैं प्राइमरी स्कूल में था, तो मैम हमें पढ़ाती थी। अब हम क्या करते थे, मेरी मैम लो विजन थी, तो मैं क्या करूं, जब मुझे कोई टीचर था जिसका मुझे मतलब लेक्चर पसंद नहीं आता था कि यार यहाँ जाओ या ना जाओ, नहीं अच्छा लगता था। फिर मैं क्या करता, जो जो मुझे पसंद है ना, मुझे दोस्त बहुत पसंद थे, तो मैं उसी दोस्त की बैच में नीचे बैठ जाऊँ, बेंच के नीचे। और जब मैम पीछे आए कि कुछ तो आवाज़ आ रही है, ये क्या हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो जैसे-जैसे ये आवाज़ आए और मैं छुप जाऊँ, और वो जैसे बेंच के पास है ना, मैं नीचे से निकल जाऊँ बाहर, और मैम को दिख गया तो फिर जो मेरी वाट लगने वाली है, वहीं के वहीं मुझे इतनी मार पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। तो कि फिर भी एक बार मार पड़ी, दूसरी बार पड़ी, फिर भी हम नहीं सुधरते थे। वो बच्चा है ना, शरारत तो शरारत रहेगी ही। उसके अलावा मैंने मेरे हाई स्कूल में भी बहुत शरारतें की है। मैंने जो सब बनाते, मैंने भी प्लेन बना के उड़ाए हुए हैं। अलग-अलग प्लेन्स उड़ा के जब मन है तो टीचर पे भी फेंका है। तो ऐसा भी किया है अलग-अलग। उसके ये अलावा सबसे हमें मस्त रहता है, टीचर पे भी फेंकने वाला।
उसमें हम तो चौक हम उठा के फेंका करते थे। हाँ, अरे बहुत मजा आता था। उसके अलावा एक हमारा दोस्त था, अब कोई चिढ़ता है ना तो उसको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो एक मेरा दोस्त बहुत चिड़ू था, उनको हम इतना परेशान कर रहे थे, इतना ज्यादा कि एक बार उनके पास वो ऐसा था कि जो चीज है ना उसके हाथ में वो सीधी फेंक के मारेगा। तो एक बार ऐसा हमने चिढ़ाया, उसके हाथ में थी ब्रेल स्लेट थी, तो जैसे मारने वाले थे ना हम बैठ गए नीचे, सीधी मैम के पास गई। और मैम अचानक आ गई क्लास में कि ये क्या हो रहा है यार, ये आप धमाल मस्ती कर रहे हो। तो फिर नाम मैंने दे दिया कि ये मुझे परेशान कर रहा था, मैं नहीं कर रहा हूँ। बेचारे को उनको इतनी मार पड़ी और परेशान करने वाला था मैं। तो ऐसे में मैंने लोगों को मार मतलब बहुत पिटवाया भी है अलग-अलग तरीके से। कॉलेज में भी अच्छा सर, शरारतें की हैं मैंने। शरारतों में एक चीज बहुत कॉमन होती है, अगर हमारा बेंच जो है वो खिड़की के पास हो तो यूजुअली हम बीइंग अ स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ लेक्चर में बोर हो रहा है चलो खिड़की में आते जाते लोगों को परेशान करते अरे हम उनसे खाना बात भी खाते करते। थे। हाँ खाना भी खाते हैं। और खिड़की के पास हो तो कचरा भी खिड़की से फेंका करते थे, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन बच्चे होते थे तो करते थे। तो ऐसा कुछ आपने अपने लाइफ में किया हो? अरे अरे बहुत क्या है, आप मानोगे हमारे क्लास में क्या था, हमारे ऊपर हॉस्टल थी ओके मेरी स्कूल में, और नीचे क्लास थे, तो हमें जो भी नाश्ता मिलता था ओके तो हम हमारे ड्रॉवर में ही रखते थे। तो अब एक सबसे बुरी बात है कि इंसान शरारती वो सबसे लास्ट में बैठता है और मैं सबसे पहले बैठता था, क्योंकि मुझे पहले बैठना और टीचर के सामने रहना वो मुझे बहुत पसंद आता था। पता नहीं शरारती था फिर भी। तो जब भी टीचर कुछ पढ़ा दिया ना, मैं क्या करूँगा, वो मेरा ड्रॉवर का जो है ढक्कन ऊपर करूँगा और नीचे मुँह रख के मैं नाश्ता खाऊँगा। अब जैसे उनको पता चल गया है कि ये नाश्ता खा रहा है तो बुक आएगी सीधे मेरे पे और जो ढक्कन लगेगा मुझे और मुझे जो डांट पड़ेगी वो बहुत मजेदार डांट पड़ेगी थी। तो फिर खाना खाते थे और फिर मैम लास्ट में बोलेगी कि अब शुरू ही कर दिया तो खा ही लो, अब क्या करेगा, कि पूरा तोड़ ही दिया है क्लास से पैकेट तो बाहर फेंक तो नहीं नहीं सकते। निकालती थी वो? निकाला हुआ है ना, 2-3 बार निकाला है मुझे। मैंने उठक बैठक भी की है, मुर्गा भी बना हूँ, कान भी पकड़े हैं। उठक बेंच बैठक पे भी खड़े की भी है। हुए होंगे ना नहीं सर? बेंच पे नहीं खड़ा रहा हूँ कभी भी। पर हाँ एक शरारत मैंने की थी। एक 8th स्टैंडर्ड का ये मेरा किस्सा है कि जब मैं 8वीं में था, मेरे सर एक बच्चे को वो होमवर्क करके नहीं लाया था। सच बोलूं तो मैं भी बहुत होमवर्क में चोरी था। मैं कभी होमवर्क किया नहीं है अच्छे से, और होमवर्क किया है तो किसी की कॉपी करके किया है, खुद ने कभी बना के नहीं किया है। कि नहीं चलो आज मेरा मन है मेहनत करके मैं बनाऊं और मैं होमवर्क मैम को दूं या सर को दूं। तो एक बार मैम ऐसे ही ऊपर एक लड़के को बेंच में रखा, ऊपर खड़ा किया और मैं उसी बेंच के पीछे वाली बेंच में बैठा था। तो वो जैसे खड़ा हुआ ना, ऊपर थोड़ी देर रहा, मैंने पीछे से बेंच को लात मारी, बेंच हुई उल्टी, वो भी गिरा सर के ऊपर। सर मुझे खड़े-खड़े पढ़ा रहे थे। तो आपने बताया ना कि आप कॉपी करते थे, कभी ऐसा है कि डिट्टो कॉपी किया हो, इवन नेम तक कॉपी कर लिया, नेम भी चेंज करना ऐसा भूल गए हो? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि डिट्टो हमने नेम भी कॉपी कर लिया तो फिर समझ जाओ सर को पता चल गया तो हमारी वाट लगने वाली है। पर सर को पता चल क्योंकि जाता मेरे कैसे। कॉलेज में ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं, लोग इतना कॉपी कर करके करते हैं कि नाम तक चेंज करना नाम भूल तक जाते हैं। कॉपी कर देते हैं, वही अभी है ना, वो साइडेड तो कोविड टाइम था। कार्बन कॉपी से कॉपी कर लेते हैं, वो कार्बन पेपर से, तब तो और पूरा कॉपी हो जाता है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने असाइनमेंट बेचारे ऐसे ही लिखा है। जिसने मेहनत से लिखा उसकी तो भी वाट लग जाती है, टीचर को समझ नहीं आता लिखा किसने है। सही बात है, एकदम सही है। तो ऐसा मजा आता है यार, वो शरारत करना, शरारत करते करते पढ़ना, फिर मैम डांट भी देना, फिर भी इतना प्यार भी करते थे कि ये बच्चा शरारती जरूर है पर ये करेगा जरूर आगे। एक सर ने मुझे बोला था मेरे कि तू इतनी शरारत कर रहा है ना, आपको पता है मैथ सिखाते ब्रेल में ओके, तब ब्रेल के अलावा हमारे पास एक स्लेट होती है, उसमें जो वो क्या बोलते हैं उनको, टाइप्स, डॉट्स वाले खिल्ले होते हैं, टाइप्स अलग पता है? हाँ टाइप्स। हाँ डाइट्स होते हैं ना। तो उसमें मेरे सर मुझे क्या करते हैं, जो मैंने गलती किया ना गिनने में या लिखने में उसमें, तो मुझे उंगली रखवाएंगे और जोर से प्रेस करेंगे, और इतना वो चुभता था, इतना लग रहा था। और एक बार लगते लगते मुझे मारा इतना, खतरनाक लगता है। बहुत खतरनाक लगता है। और मुझे बोला कि तू कुछ भी नहीं कर सकता आगे लाइफ में,
ऐसा मुझे बोला था ना, इतना बुरा लगा कि मैं पूरे दिन रोया था और मेरी मैम के पास गया, मुझे सर ने ऐसा बोला। तो वही मैम बोल रही, भाई तूने कुछ किया है तभी तो बोल रहे है, और तुम्हारा हाथ दिख रहा है, खून है, लाल लाल हो गया है पूरा, क्योंकि मुझे खून निकल आया था। वो छोटे छोटे हाथ तो हमारे कितने नाजुक उंगलियां होती है, तो ये हुआ था। और उसके अलावा मैंने कॉलेज में भी किया है कुछ शरारत। एकदम लास्ट में बेंच में बैठे बैठे एक सर थे हमारे, भोला सर, इंग्लिश के, कंपलसरी इंग्लिश में आते थे वो। तो वो आके मुझे सीधा मेरे कंधे पे हाथ एकदम पंच करे कि हेलो तू आया है, अब तो मजा आएगा। और क्योंकि कई बार मैं नहीं आता था, एब्सेंट बहुत रहता था। तो जैसे सर पढ़ाने जाए, मैं नीचे से निकालूं एक पेपर और उसके नीचे रखूं मैं बिस्किट का पैकेट और चने। तो चने मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चने सबको ट्रांसफर करता था, तू भी खा, मैं खा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ। तो सर कई बार बोलते थे, बट हाँ कॉलेज में इतना ज्यादा डांट नहीं खाई, स्कूल में बहुत। एक और किस्सा है, बहुत मजेदार किस्सा है, वो आप सुनिएगा। मैं म्यूजिक सीख रहा था, ओके। अब मेरी एक दिक्कत है कि तानपुरा बज रहा है ना, तो मैं उसी में मशगूल हो जाऊंगा। मैं फिर सर क्या बोल रहे, ताल बज रहा है तबले में, वो समझ नहीं आएगा। तो सर मुझे बार बार सुनाते गए, हसमुख येगा, जैसे गा रहे थे और मुझे बता रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, सुनाई दे रहा था बट मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो सर को जो गुस्सा आया, मुझे तबला उठाया, आए मेरे पास और शुरुआत हो गई बरसात कि ये क्या हो रहा है। फिर बहुत मारा। उसके बाद मैं सुनने, अभी भी दिक्कत है, सर अभी भी बोलते हैं कि यार तुम में पीटते पीटते है ना मेरे हाथ दर्द हो जाते हैं। बस उसके बाद मैंने बंद कर दिया, अब किसी को पीटना नहीं है। तो उसके साथ हमने शरारत भी की है ऐसी कि सर पीटने, हमें पता है कि सर चलो पीटने वाले हैं, तो हम, अब आपने शायद कभी किया हो कि 2-3 जो बॉयज ने तो शायद किया होगा कि चलो 2-3 पैंट पहन के चले गए एक बार कि सर कहाँ पे, पता है हमें यहीं मारेंगे। तो मैं ऐसे एक बार 2 पैंट और पूठे जो होता है ना पेपर्स, मोटे से पेपर होते हैं, वो में लपेट के गया। तो पता था अब सर, और मैंने मजाक था, चलो आप शरारत करते। तो सर के साथ मैंने, सर सिखा रहे थे, मैंने पानी की बोतल उठा ली, सर पीना है पीने दो ना, तो मैंने पी लिया और उन्होंने आधा दिया, मैंने पूरा बोतल खाली कर दिया। तो फिर सर को पीना था, सर बोले अब भर के आ। मैंने बोला सर आप सिखा रहे हो, मैं कैसे भरने जाऊँ, आलस आ रहे। तो फिर सर बोला रुको, उनको बहुत गुस्से वाले सर थे ना इसलिए, तो तुरंत शुरू किया। मुझे वहीं फ्लूट पड़ी थी, फ्लूट लेके आ जाओ, और पता था अब क्या होने वाला है। फिर मैंने बोला सर, रो रहा था, फिर मारने लगे, 2-3 बार लगाया। तो उन्होंने बोला ये कुछ लग तो नहीं रहा है, क्या आवाज आ रही है, कुछ अजीब आवाज हो रही है। सर ने, फिर मैंने बोला हंसते हंसते, सर आज मैं प्रिकॉशन लेके आया हूँ, आज मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा मैंने किया है कई बार। आपके इंसिडेंट से मुझे अपना याद आता है। हमारे स्कूल में फाइन आर्ट्स करके सब्जेक्ट हुआ करता था, तो फाइन आर्ट्स में अलग अलग एक्टिविटीज होती थी। तो मुझे जाना होता था ड्राइंग में, क्योंकि मेरी विजन उतनी स्ट्रांग थी नहीं, तो लोग मुझे बोलते थे बेटा तुम हारमोनियम सीख लो। मैंने बोला हो गया, मैं क्यों सीखूं हारमोनियम जब मुझे सीखना ही नहीं। तो मैं अपनी क्लास हारमोनियम वाली बंक करती थी और दूसरों के क्लास में कभी मैं संस्कृत सीखने के लिए दिखती थी, कभी मैं म्यूज़िक सीखने के लिए बैठ जाती थी, कभी कुछ। तो और हमारे यहाँ ना मारना अलाउड नहीं था, रूल्स थे कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हो स्कूल में, नहीं तो आप पे फाइन लगेगी। तो हमें पता था हम कुछ भी कर लें, टीचर हमारा कौन सा कुछ बिगाड़ने वाली थी। सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार था उनके पास, आई कार्ड ले लो, घर पे फ़ोन करो, घर पे बोला तुम्हारा बच्चा मस्ती करो, उतर के लेके जाओ, 8 दिन सस्पेंड। तो हम क्या करते थे ना, अच्छा टीचर आई कार्ड लेगी ना, तो ठीक है आई कार्ड ही गायब कर दो। आई कार्ड रख देते थे लॉकर में, डायरी रख देते थे लॉकर में, और लॉकर की चाबी पूछे तो नहीं है मैम, घर पे भूल गए लॉकर की चाबी। ऐसा हमने भी किया है। जैसे मैं हूँ ना लेफ्टी हूँ कि खाने के मामले में, तो मुझे जब खाना होता है तो मैं लेफ्ट हैंड से खाता हूँ। और एक मेरी मैम थी, वो हमारी गृह माता, वो मुझे आए और मुझे बोले हसमुख लेफ्ट हैंड से खा रहा है, गाल में एक थप्पड़ आएगी। तो मैंने बोला मैम यार अभी धीरे धीरे सुधर जाऊंगा। तो उन्होंने अब शुरुआत क्या कि 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उनका फोन और उनकी कार की चाबी दोनों मेरे हाथ में रख दे कि अब ये हाथ यहाँ से जो ऊपर हुआ तो तुम्हारा फिर ये खैर नहीं है।
तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे मुझे राइट हैंड से खाना भी सिखाया क्योंकि मैं लेफ्टी था। उसके अलावा हमारे स्कूल में स्ट्रिक्ट मतलब हॉस्टल में थी, स्कूल और हॉस्टल नीचे, तो बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जाना है। तो एक दिन मुझे यार मतलब घर जाने में बहुत मन हो रहा था कि यार घर जाना है, घर जाना है। तो उस टाइम मैंने क्या नौटंकी की, पूरे दिन मैं स्कूल भी नहीं गया और ऊपर जो हमारी छत थी ना वहाँ मैं सोया। छत पे सोया तो मुझे छत पे क्योंकि गर्मी थी तो मैंने सोचा बुखार आएगा तो मुझे मैम जाने देगी घर पे। तो ऐसे ही मैं मतलब आधे दिन तक सोया, मैम आई, खाने नहीं आया, क्या हुआ ये इंसान? तो वो ऊपर आई और कुछ मेरा बॉडी गरम देखा कि ये तो इसको बुखार है। फिर मैम को लग गया, पता चल गया कैसे पता नहीं क्यों, ये मैं नौटंकी कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे उठा के ले जाने लगे। फिर मैंने जो धमाल मस्ती की कि पैर उछाले, बहुत सारी मस्ती की उस बार। गलती से मैम को भी 2 बार मैंने मार दिया है। तो मैम को भी मार दिया 2 बार। फिर धीरे-धीरे मुझे ले गए और फिर मुझे मन हुआ कि अब नीचे ले गए धीरे-धीरे, तो उन्होंने प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट की थी। प्रिंसिपल भी आए थे पर किसी से मैं नहीं आया। उसमें एक हमारे प्यून थे, वो मुझे उठा के लेने आने वाले थे। तो जैसे मुझे उठाया ना, एक लात लगाई, वो भी गिरे, बाकी सब पीछे थे वो भी गिरे। तो ये भी हुआ था, सब मेरे पे ही गिरे, कहीं और नहीं। खुफिया रास्ता नहीं था क्या सर? हमने तो हमारे स्कूल से खुफिया रास्ता ढूंढ लिया था। स्कूल से बाहर जाना अलाउड नहीं है तो ठीक है, चलो खुफिया रास्ता ढूंढा था हमने। उसमें क्या था, खुफिया रास्ता नहीं था। अब मुझे एक सर से डर लगता था, म्यूजिक वाले। अब वो उस टाइम नहीं थे ना, इसलिए मुझे मौका मिल गया कि अब घर जाना है तो मजा आएगा, अब तो कोई ज्यादा मारने वाला है नहीं। तो मैं दौड़ते गया और जो गेट था ना उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे ऊपर चढ़ा मुझे खींचा कि अब नहीं जाने देंगे। फिर आखिरी में सब बोर होके मेरे भाई को फोन कर दिया कि अब इसको आप ले जाओ, ये बहुत परेशान कर रहा है हमें, अब नहीं मानने वाला। फिर मुझे 15 दिन तक मुझे घर पे ही रखा, नहीं जाने दिया। घर में भी बहुत मार खाई कि ऐसा क्यों? ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर जान के। हमें भी हमारी स्कूल की यादें रिफ्रेश करने का मौका मिला। हम भी इतने ही शैतान थे और मैं तो साइटेड स्कूल में थी तो शैतानी की तो और लिमिट्स ही नहीं थी। तो सर हम आगे बढ़ते हैं। और आप क्योंकि हिंदी में पीएचडी कर रहे हो सर, कई बार ना हम जब अपने स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो वैसे तो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। कई जगह पे हमें इंटरेस्ट भी आता है, कुछ जगह पे हमें बहुत बोर होता है। स्पेशली कुछ कहानियाँ इतनी बोरिंग सी होती है तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने इसी सब्जेक्ट को पीएचडी के लिए चूज़ किया, और क्या वो वजह थी कि आपने हिंदी में पीएचडी करना चाहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पीएचडी। सच बोलूँ तो मुझे ये मैंने बीच में बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी मैम पूजा गुप्ता मैम, उन्होंने मुझे ये एनकरेज किया कि तू पीएचडी कर और तुम्हारे पास ये है कि तू कर सकता है तू। फिर मैंने बोला हाँ श्योर मैम, मैं कोशिश करूँगा। तो उसके बाद मुझे हिंदी में है ना नाटक सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं पढ़ना। मुझे उपन्यास लंबे होते तो मैं खुद सो जाता हूँ, क्योंकि इतने लंबे उपन्यास है, अब 350 पेज, 400 पेज, 500 पेज के उपन्यास, उनसे भी बड़े कई उपन्यास है। तो उनको पढ़ने में हम कितना पढ़े यार, धीरे धीरे थक जाते थे। फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रेमचंद की कहानियाँ, उपन्यास वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने। और अभी हाल फिलहाल मैं देखूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा है ना फैंटेसी जो मैं काल्पनिक चीज़ें पढ़ने में बहुत पसंदीदा हूँ मैं। जैसे मुक्तिबोध है, नागार्जुन है। मुक्तिबोध ने बहुत फैंटेसी पे लिखा है। चांद का मुंह टेढ़ा जो एक उनका कविता संग्रह है वो मैंने बहुत पढ़ा है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा अभी मैंने जो रिसर्च किया था रेत समाधि, आप सबने शायद नाम सुना हो, रेत समाधि उपन्यास जो जिनको बुकर अवार्ड मिला है हिंदी साहित्य की उपन्यास है। पहला हिंदी साहित्य का कोई उपन्यास है जिनको बुकर अवार्ड मिला है। जैसे ऑस्कर अवार्ड होता है उसी तरह बुकर अवार्ड भी हिंदी साहित्य में बहुत सर्वोच्च माना जाता है। ओके, लिटरेचर फिल्म है, नॉट हिंदी साहित्य। ओके, तो ये बुकर अवार्ड भी वो मिला था। उनकी लेखक थी गीतांजलि श्री। ओके, उसके अलावा मेरा टॉपिक है स्वातंत्रोत्तर नाटकों में ऐतिहासिक पीएचडी। तो स्वातंत्रोत्तर नाटकों में ऐतिहासिकता, मुझे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ उस टाइम में जो घटना बनी है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे
एक है ध्रुव स्वामिनी नाटक है, चंद्रगुप्त है, फिर अजात शत्रु है, ऐसे जयशंकर प्रसाद के अनेक नाटक है। तो ऐसे मुझे ऐतिहासिक नाटक पढ़ने में बहुत रुचि है, बहुत मैं पढ़ता हूँ। तो क्योंकि मेरा जीवन भी एक नाटकीय अंदाज है, हमारा जीवन वैसे हर एक का जीवन नाटक, पूरे नाटक की घटनाओं से भरा हुआ होता है। तो उसी तरह मैं भी सोचता हूँ कि हम भी नाटक पे ही रिसर्च करें और उसी पे कुछ मजा आएगा जो हमें रुचि है। तो ये एक छोटा सा था और बहुत अच्छा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी करना चाहे पीएचडी वो कर सकता है। ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, बस आपको उसमें थोड़ा बहुत सर्च करना है, रिसर्च करना है, प्लस अच्छे से इनको जो सर्च करे वो अपने गाइड के साथ डिस्कस भी करना है प्रॉपर, और फिर उनको लिखो। तो बहुत अच्छा मज़ेदार है ये चीज़ है और ये करना चाहिए जो भी इंटरेस्टेड है। और आगे किसी को भी कोई मदद चाहिए तो हमें बता भी सकता है, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। वैसे मैं एक काउंसलिंग भी करता हूँ लोगों की, जैसे अभी एक स्टूडेंट की करूँगा, उनका नाम यहाँ मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ उनको कुछ दिक्कतें हैं। चेन्नई से वो थी, अभी वो बनारस की ही है, यूपी से। तो उनको मैं अभी थोड़ा काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे उसके अलावा मैंने और भी कई सारे स्टूडेंट की हेल्प की है, जितना मैं उन लोगों को मदद कर सकूँ इस तरीके। थैंक यू सर, आपकी हेल्प से हम हमारे ऑडियंस को पीएचडी और जीआरएफ के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीआई करना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं होता। कुछ लोगों को तो ये बोला जाता है कि तुम ब्लाइंड हो, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। तो क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या स्टेप्स होते हैं कि हम जीआरएफ भी क्वालिफाई कर पाए और पीएचडी में एडमिशन भी ले लें, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, यस मैम, आपको 100% बताऊंगा। जीआरएफ और नैक, ओके। अब जीआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जीआरएफ में आपको फेलोशिप मिलती है। अभी कोई बहुत गरीब है, फाइनेंशियली में उनको दिक्कत आ रही है कि अब मुझे पीएचडी करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगा पीएचडी। तो उनको ये हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है वो अब जीआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। नेट जीआरएफ एग्ज़ाम एक ही है, बस थोड़ा मेरिट बेस पे है। थोड़े क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होंगे तो आपका जीआरएफ भी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो मेरे 160 मार्क्स से तब मेरा जीआरएफ हो पाया, ओके। तो 160 पे मेरा जीआरएफ हुआ है तो 140 या 145 पे आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। उसके अलावा आपको सच बोलूँ तो प्रॉपर मेहनत करनी है, क्योंकि आजकल में जो नेट जीआरएफ की एग्ज़ाम है वो बहुत डीपली ली जाती है और ऐसे डीपली क्वेश्चंस आते हैं कि आप प्रॉपर अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना, तभी आप वो कर सकते हो। आपको कोई गाइड है या इस तरीके का सहारा मैं बोलूँ तो मत लेना, क्योंकि जितना टेक्स्ट पढ़ोगे इतना ही ज़्यादा बेटर है। टेक्स्ट अच्छे से पढ़ोगे तो वो आप 100% आप वो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हर एक टेक्स्ट में सीक्वेंस वाइज आपको लगाना आएगा कि ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन कौन है, ये पात्र कौन सा है, ये लेखक है तो उसकी ये बुक को आप सीक्वेंस वाइज लगाओ, ओके। और दूसरी बात है, आप एमए में हो, अभी मास्टर्स कर रहे हो, तो मास्टर्स के साथ साथ आप नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो। सेम 1 में हो फिर भी दे सकते हो, सेम 2, 3, 4 कभी भी। पर मैं मानूं कि एमए के साथ साथ ही अब नेट जीआरएफ का प्रिपरेशन करो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका अब भी अपने 2 साल एमए किया, उसके बाद 1 साल जीआरएफ नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करने में टाइम लगाओगे तो फिर वो खामखा हमने एक ईयर हमने वैसे वेस्ट तो नहीं किया है, बट फिर भी हम एमए के साथ साथ पढ़ते तो हमारा 1 ईयर वो जाएगा नहीं ना खाली। तो ये एक है क्योंकि उसके भी बेनिफिट है, अपने 1 ईयर क्यों मिस किया, क्या है। पीएचडी एडमिशन वक्त में आपको पूछा जाता है, आपने तुरंत सब कुछ किया है तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव और ज़्यादा वो काम आएगा, ओके। और अभी भी रिसेंटली आने ही वाला है, मई अप्रैल एंडिंग या मई स्टार्टिंग में फॉर्म निकलेंगे, तो नेट जीआरएफ की जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है वो दे सकता है, ओके। और बहुत अच्छी एग्ज़ाम होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अब दे के देखो कि सोचो मैं पीएचडी कर सकता हूँ, तो 100% आप पीएचडी कर सकते हो। और ये नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम दो, सबसे बेनिफिट है, ओके। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे हमें पता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक तो फिर भी बुक्स मिल जाती हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए स्टडी मटेरियल एक्सेस करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो आप कैसे मतलब अपना स्टडी मटेरियल में और स्टडी में मतलब कैसे बुक्स रीड करते हो?
क्योंकि यहाँ तो पीएचडी लेवल पे आके तो और बुक्स मतलब हमें पढ़नी पड़ती हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। यस यस, बहुत अच्छा सवाल है श्वेता मैम, बहुत अच्छा लगा। सच बोलूँ तो देखो, हम कॉलेजेस में हमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाती थी अदर एनजीओ की तरफ से कि आपकी बुक रिकॉर्ड हो गई, और उन्होंने हमें उन्हीं को सुन सुन के हमने पढ़ लिया। पर मास्टर जैसे सिलेबस चेंज हो जाता है, अचानक सिलेबस चेंज हो गया है किसी कॉलेज का, तो फिर आप वो कैसे करोगे? तो वो फिर हमने बुक मंगवाई, तो मेरे पास कई सारे मतलब वॉलंटियर्स है, कई सारे रीडर्स है, तो उनसे रिकॉर्ड करवाओ। उससे अच्छा अभी बेस्ट ऑप्शन है, आप ऑनलाइन किंडल है, जेड लाइब्रेरी है, या फिर गूगल है, गूगल से भी कई सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या यूट्यूब है। आपका जो टॉपिक है उसमें प्रॉपर यूट्यूब चैनल में सर्च करो, और उनको एक चैनल पे निर्भर नहीं रहो, 2-3 चैनल पे देखो, और आपको खुद आपको लगे कि नहीं है चलो कंप्लीट है, मैं जो टॉपिक है उस पे उसी के रिगार्डिंग है और ये सही है, तो उसको तभी आप उनको अप्लाई करो, ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करो। ओके, तो ये भी मैंने यूज किया है यूट्यूब से वगैरह कई बार, और उन्हीं को पढ़ के फिर कहीं से बुक रिकॉर्ड करवा के, उसके अलावा ईपुक फॉर्मेट आप फोन में पढ़ सकते हो। फिर इंस्टा रीडर ऐप है, तो हमने उनसे कई सारी पीडीएफ मैंने उसको स्कैन करवाया। आजकल मैं बुक ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करवाता हूँ, आजकल मैं स्कैन करवा लेता हूँ बुक मैंने स्कैन कर ली, पीडीएफ बना ली, उसको हम ऑडियो बुक में कन्वर्ट करके इंस्टा रीडर में अच्छे से सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैं उनको भी पढ़ता हूँ, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और अच्छे से एक्सेसिबल है। और इसके अलावा मैं पीएचडी में कई सारी जो भी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं वो सब इन्हीं तरीके से पढ़ता हूँ ऑनलाइन। मुझे जो भी है रिसोर्सेज उन्हीं सभी से वो सभी बुक्स मिलती है। उनके अलावा मैं कहीं लाइब्रेरी से बुक लूँ तो उनको मैं स्कैन करके पढ़ सकता हूँ। आपको शायद ऑर्बिट रीडर भी पता हो, तो ऑर्बिट रीडर डिवाइस है, उनसे भी आप उनको आप स्कैन कर लो, उसमें ले जाओ, और फिर आप अच्छे से ब्रेन में भी रीड करो। ओके, तो ऐसे अब कई सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लाया है कि जो हम पहले हमें जो दिक्कत होती थी कि हम कॉलेज जाए बड़ी-बड़ी बुक्स ब्रेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पर आजकल में वो दिक्कत नहीं आती है। आजकल में कई सारे हमारे लिए टेक्नोलॉजीज आ गई है ताकि हम इजीली हमारा एजुकेशन हम ले सके और अच्छे से पढ़ सकें। ओके, सर थैंक यू। तो हाँ जी, थैंक यू सर। तो यहाँ पे जैसे मैं अच्छा लगा जान के कि आप मतलब स्टार्टिंग में होता है कि हाँ इतनी टेक्निकल अवेयरनेस नहीं थी, उतना फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है रिकॉर्डिंग्स पे डिपेंड थे, बट फिर आपने वो डिपेंडेंसी ना रख के खुद से कैसे आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो वो आपने चूज किया। तो यही है कि जब लोग सोचते हैं कि भाई हमें ये करना है ना, जैसे कि अब उस टाइम में रिकॉर्डर जो हमारे रीडर होते हैं उनको ढूंढना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी हम रीडर मिल पाए तो फिर हमने बुक ली, फॉर एग्जांपल हमने एक बुक ली है, ओके, अब उसको हम रिकॉर्ड करने देंगे, वो जैसे अपने टाइम पे फ्री होगा वो करेगा ना, तो वो टाइम लेता है 1 मंथ, या ज्यादा बड़ी बुक है तो वो 1.5 महीना भी लेगा कि हम 1.5 महीने में आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे अच्छे से। तो फिर हमने 1.5 महीना हमारा तो वो वेस्ट गया। 1.5 महीने के बाद एग्जाम नजदीक आ जाएगी, तो हम फिर एंड मौके पे हम कितना पढ़ पाएंगे सुन के भी। पर लोग जो कुछ लोगों के पास ये वही एक वो बहाना हो जाता है कि भाई हम तो करना चाहते थे बट हम ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये दिक्कत है, बट वही ऐसे हाँ, लोगों ऐसे के लिए बहुत आप लोगों के पास मैसेज बहाने होते हैं और बहुत लोग ऐसे फायदा उठाया भी है लोगों ने। तो वही टेक्निकल क्या है कि आप अवेयरनेस कर सकते कितनी हो तो proper इम्पोर्टेंट करो। है। हाँ, कि कितनी इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, और इसका मिसयूज ना करके इसका यूज अच्छे से कैसे करें वो भी आप एक बार एक मैसेज में बताएं। हाँ, यस, देखो जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितना अच्छे से उसका यूज करेंगे इतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। अब गूगल में आपको कोई भी चाहिए, अभी मैं कुछ कार्य कर रहा था मेरा, ओके, बिकॉज अभी मेरा एक कंपटीशन है तो उसी के रिगार्डिंग मेरा प्रोजेक्ट है, उस पे ऊपर मैं काम कर रहा था, तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे मिल गया। तो उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जितना टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, नॉट मिसयूज, हमारे काम के लिए हम यूज करेंगे, वो सबसे ज्यादा बेटर। चाहे फिर वो आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कोई भी, ओके, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, हम उसका यूज करें। यूट्यूब है, सभी यूट्यूब में दिखते हैं यार, रील्स देखो, शॉर्ट वीडियोस देखो, ये तो देखो ही, ये थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, चलो हम रिलैक्स करना है तो 10 मिनट 15 मिनट देख लिया,
उसके बाद हमें जो हमारा मनपसंद चीज़ है ना, हमें जो पढ़ना है वो भी यूट्यूब में मिल जाएगा। तो उसको भी आप अच्छे से देखो और ढूँढो, आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। और नहीं मिल पाए तो फिर आप हार्ड कॉपी ला सकते हो और हार्ड कॉपी को फिर उसके भी टेक्नोलॉजी आपने उसको स्कैन कर दिया, फिर आपने उनको ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर दिया। अब कितना ईज़िली है, फ़ास्ट लाइफ़ हो गई है और फ़ास्ट ज़माने के साथ हमें भी फ़ास्ट होना है। तो यही है कि टेक्नोलॉजी हमें फ़ास्ट बना रही है। जो हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएँगे, हमें पीछे नहीं रहना। टेक्नोलॉजी हमें आगे लाने के लिए बोल रही है कि आप आगे आओ, तो बस उसी के साथ हमें फ़ास्ट रहना है और आगे आना है। ओके, थैंक यू सो मच श्वेता मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका और बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने इसके बारे में मुझे पूछा। और सही है, मैं यही एक ओपिनियन दूँगा सबसे भी कि प्लीज़ आप टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करो और कहीं भी दिक्कत आ रही है तो अपने आस-पास के लोगों से पूछो। बस ज़्यादा रील्स कब देखो जब हमारा मन है, हमें रिलैक्स होना है कि अब बहुत पढ़ के थक गए तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हो, उसके बाद ज़्यादा नहीं। ओके, थैंक यू। जी, बिल्कुल, टाइम के साथ मोल्ड होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें टाइम के साथ एडजस्ट होना चाहिए, ना कि टाइम हमारे साथ एडजस्ट करेगी। सो बहाने बनाने से काम नहीं होता, आपको आगे आके उन चैलेंजेस को फेस करना होगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा मैसेज भी देने के लिए। सर आप क्योंकि शोज़ करते हो तो डेफ़िनेटली हमारे स्टेज पे आओ तो हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए आपको कुछ परफ़ॉर्म करना होगा। अरे मैं ज़रूर, क्यों नहीं गाऊँगा, 100% गाऊँगा और मुझे आपने इतना अच्छा मंच दिया है, तो मेरा भी मन बनता है कि जहाँ मुझे मंच मिले वहाँ मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि मैं मंच का भूखा हूँ। बस मुझे माइक मिलना चाहिए, माइक छोड़ूँगा नहीं मैं। यस सर, तो मंच आपका है, आप गाइए। चलो वैसे हमारे साथ सभी आजकल के ज़माने के लोग हैं, पर सबको ध्यान में रखते हुए मुझे मुझे एक बहुत पसंदीदा सॉन्ग है मेरा और मैं बहुत खुश हूँ। ये सॉन्ग मुझे इतना पसंद है क्यों? कि मैं जिसके साथ मिलता हूँ ना, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कभी मेरे साथ जाने की ज़िद ना करना, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना। तो मैं वही मेरा एक छोटा-सा मतलब मन भी है और छोटा-सा मेरा आप सबसे विनती भी है कि आप सभी मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा। ज़रूर हमें बहुत आगे-आगे कुछ करना है और बहुत आगे हम नया कुछ करते जाएँगे सब मिल के। ओके, तो हम मिल के कोलैबोरेशन करके कुछ नया करेंगे, कुछ नया हमारे जो हमारे लोग हैं उनके प्रति, ताकि उनको भी कुछ नया जानने मिले, कुछ और नया नॉलेज मिले। ओके, तो मेरा एक ऐसा ही आज जाने की ज़िद ना करो, आप उस पे समझ ही गए होंगे कि मैं क्या गा रहा हूँ। आज मेरा पसंदीदा एक गज़ल है, बहुत पुराना ये गज़ल है, आज जाने की ज़िद ना करो। ये आजकल के ज़माने में अरिजीत सिंह ने भी गाया है और अभी मैं उसी का वर्ज़न गाने की कोशिश करूँगा, एकांतर। ओके। आज जाने की ज़िद ना करो, आज जाने की ज़िद ना करो, यूँ ही पहलू में बैठे रहो, यूँ ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की ज़िद ना करो। हाय हम मर जाएँगे, हम तो लुट जाएँगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की ज़िद ना करो, आज जाने की ज़िद ना करो। वक़्त की कैद में ज़िंदगी है मगर, वक़्त की कैद में ज़िंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ
यही है जो आज़ाद है, इनको खोकर मेरी जान जा बात इतनी मेरी मान लो आज जाने की जिद न करो आज जाने की जिद ना करो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ है आपकी और बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो मैं गज़ल बहुत कम ही सुनती हूँ, लेकिन सुनकर अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से आपने गाया भी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो हम मच मैम थोड़ा सा थैंक्स आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर एंड ट्रस्टी हो, इसके अलावा आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो, मतलब आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, एंड आपका जो फाउंडेशन है ड्रीम्स, ये बेसिकली क्या करता है? ओके सबसे पहले बताऊँ तो मैं एक रोटरेक्टर हूँ रोटरी क्लब ऑफ वेस्ट लाइन अहमदाबाद जो एक फाउंडेशन है, क्लब है। ओके ये ऑल ओवर वर्ल्ड बेस्ड क्लब है। जैसे आपने शायद रोटरी नाम सुना हो, रोटरी हमारी पेरेंट क्लब है एंड रोटरी क्लब है ओके अहमदाबाद में। तो उनका मैं कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर हूँ। अब कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर का रोल ये होता है कि हमारे कम्युनिटी के रिलेटेड ये प्रोजेक्ट होते हैं कि नहीं जो हम करना चाह रहे हैं। ओके तो हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी के रिलेटेड भी करते हैं और अदर भी करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया था, एक ही प्रोजेक्ट का अभी बता रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट है अभी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे गया था 3 दिसंबर। ओके तो उस टाइम हमने हमारे कई सारे वहाँ गुजरात में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि 2016 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो क्या है, और कई सारे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी प्रॉपर इतना नॉलेज नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं हमसे जितना हो सके। तो हमने उनके लिए पूरा दिन का ये सेशन रखा था जिसमें हमने टेक्नोलॉजी के सेशन भी रखा था, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में भी बताया। उसके अलावा और भी जो लोगों के उनके पास कोई सजेशन है तो वो हमने लिया, और कुछ नया हमने पूरे दिन किया था। तो ये हमारा एक पूरे दिन का इवेंट था। उसके अलावा मैं अभी हमारे लिए जैसे अभी चल रहा है ना हर जगह पर्पल फेस्टिवल एक्सेसिबिलिटी लाने के लिए, तो ऐसे ही हम भी सोच रहे थे कि नहीं चलो हम कहीं घूमें, लोगों को ले जाते घुमाने, तो वहाँ एक्सेसिबल कैसा है क्या है सब उनको ऑब्जर्व करवाए दिखाए। ओके तो ऐसे हम ले गए थे मुंबई। वो पूरा ऑर्गेनाइज मैंने किया था, वो भी हमारी रोटरी क्लब का ही प्रोजेक्ट था। मुंबई 15 लोगों को मैं मुंबई ले गया था 2 दिन की ट्रिप पे। तो उसमें हमने लोगों को अलग अलग जगह घुमाया। जैसे ताज होटल है, तो ताज होटल को उनका परमिशन लेना कितना एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ सबको पूरी ताज होटल घुमाई है, सबको उनके बारे में बताया कैसी होटल हमारे लिए एक्सेसिबल है। हम कोई अकेले हमें जाना है तो वो हमारे लिए बहुत एक्सेसिबल है। ओके कहाँ क्या चीज़ हमें किस तरीके से जाना है, सब रैंप लगे हुए हैं। फिर अलग अलग जगह स्पेशल आजकल में जो टाइल्स लगाते कि इसी लाइन पे आपको चलना है मेट्रोज वगैरह में, राइट। तो उस तरीके से वहाँ भी लगा हुआ है सब कुछ, तो हम अच्छे से उनको हमारे लिए वो बहुत एक्सेसिबल है, हम घूम सकते हैं वहाँ। उसके अलावा मैं हमारे ही बच्चों को ले गया था, हैंगिंग गार्डन है, फिर सिद्धिविनायक है, ऐसे कई सारी जगह हमने 2 दिन की ट्रिप की थी। तो सबको एक्सेसिबिलिटी लाने के लिए, घुमाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये चीज़ क्या है आप समझो। और उसमें मेरे वॉलंटियर्स भी वहाँ मुझे मिले थे सभी, तो वो भी एक बहुत अच्छा रहा था हमारा। उसके अलावा जो हमारा अवर ड्रीम्स फाउंडेशन है, जिसमें हमारा एक ग्रुप है, हम 3 लोग मिलके ये पूरा क्रिएट किया है और 3 लोग हम मिलके बनाया है पूरे फाउंडेशन को। और इसके साथ-साथ हमारे साथ वो कई सारे मेंबर भी हमारे जुड़े हुए हैं, जिसमें मेरे खास 3 जो मैं पार्थ, मैं और मेरी एक फ्रेंड है क्लासमेट रिया, जो वो भी लेट ब्लाइंड पर्सन है। तो हमने मिल के ये फाउंडेशन बनाया। अभी नया है, अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है टेक्निकली अवेयरनेस के लिए। जैसे नोवाफ्लिक्स आप सबने शायद नाम सुना होगा, जो OTT प्लेटफॉर्म है हमारे लिए मूवीज लाते हैं।
ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज, राइट? तो ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज वो मैम दीप्ति प्रसाद मैम, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करके ये किया है और ये प्रोजेक्ट क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारा 13 एंड 14 को होगा अभी रिसेंटली, और हमारा न्यू फाउंडेशन फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है ओके अवर ड्रीम्स का। इसके अलावा मैं और भी कई सारे फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें उनको जो एज ए वॉलंटियर ही जुड़ा हूँ, तो उनको मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वो हमेशा मैं करता हूँ उनको। कि वहाँ मुझे कई बार पूछते हैं कि हम क्या क्या प्रोजेक्ट करें नए VIs के लिए या अदर लोगों के लिए, क्या क्या हम कर सकते हैं। और एक बताऊँ आपको, हमारे फाउंडेशन की एक खासियत है कि हमारे फाउंडेशन में ओनली VI लोग नहीं है, हमारे फाउंडेशन में ओपन फॉर ऑल है। हमारे साथ साइटेड पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हैं और VI भी है, तो हम दोनों मिलके कम्युनिटी के लिए भी काम करना है। कम्युनिटी मीन्स ऑल कम्युनिटी, नॉट ओनली VI कम्युनिटी, पूरी हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, सभी के लिए ये काम करना है। इसलिए हमने ये स्पेशल फाउंडेशन बनाया। आगे भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे धीरे धीरे, हम सोच रहे हैं आइडियाज, तो बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा मैं अभी हमारा एक और फाउंडेशन है, वो भी अभी शुरू होने वाला है। वो अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं, बिकॉज वो हमारे जैसे हमारे रॉटरेक्टर है ना, हमारी रॉटरेक फाउंडेशन का एक रूल है कि आप 35 अप हो जाओ ना, उसके बाद आप रॉटरेक में नहीं रह सकते हो, क्योंकि यंग पर्सन ही रह सकता है। तो जो भी 35 अप हो जाए, तो हम सोच रहे हैं कि इतने अच्छे हमारे मेंबर हैं, इन सबको हम जाने क्यों। तो हम उनका हमारा दूसरा कम्युनिटी ग्रुप बना के, दूसरा फाउंडेशन बना के, वहाँ सबके साथ हम इकट्ठे मिल के करें, दोनों रॉटरेक को भी रखे और ये B4U फाउंडेशन है हमारे फाउंडेशन का नाम, उनको भी रखे, तो दोनों मिल के हम काम करें। तो ये इस तरीके से भी हम ये अभी शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे प्रोजेक्ट हम कुछ करेंगे नया, तो ज़रूर पूरे हमारी कम्युनिटी है सबके बीच आएगा वो ओके। तो ये एक है छोटा सा मेरा फाउंडेशन के साथ, मैं जिस फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ वो। और भी नॉर्मल फाउंडेशन है, जैसे विजन फाउंडेशन है एक, वन विजन करके, तो वो अहमदाबाद में चलता है, वो सबको राइटर्स प्रोवाइड करवाता है, प्लस एक प्रयास मानवता की और है अहमदाबाद में, वो भी राइटर्स के साथ साथ और भी कई सारे प्रोजेक्ट करता है। और मैं खुद भी अहमदाबाद में सबको राइटर्स प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज हमारा रॉटरेक का ग्रुप है, रॉटरेक राइटर्स ग्रुप करके, तो उसमें सबको पूरा हम राइटर्स प्रोवाइड करते हैं, जितना हम सभी ग्रुप्स मिलके करते हैं काम इसमें, जिनके पास कॉन्टेक्ट हो तो हम सब मिलके एग्जाम के कारण राइटर प्रोवाइड करें, क्योंकि कई सारे लोगों की एग्जाम एंड समय में उनको राइटर्स नहीं मिलते, तो एग्जाम रह जाती है। और किसी की एग्जाम रह जाए वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, उसका एग्जाम रह गया एज अ राइटर की वजह से, तो अब सोचो कितना उनका साल खराब होगा, उनको कितनी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए ये भी हम एक काम कर रहे हैं, और इस तरीके से मेरे कुछ छोटे छोटे वर्क है ओके। कई जगह हम ओल्ड एज होम है, वहाँ हम कुछ डोनेशंस देते हैं, स्नैक्स करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके अलावा अंडर प्रिविलेज एरिया है, तो जैसे विंटर है, तो विंटर में हमने कुछ टाइम पहले हमने कंबल भी प्रोवाइड करवाए थे, ताकि उनको ठंड न लगे ओके। उसके अलावा 10th-12th की एग्ज़ाम होती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम हर साल ऑल द बेस्ट प्रोजेक्ट है हमारा, तो वो ऑल द बेस्ट प्रोजेक्ट हम रॉटरेक के माध्यम से हम ये प्रोजेक्ट करते हैं, तो जिसमें सबको गिफ्ट देते हैं कुछ, ताकि गिफ्ट दे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे और उनको बताए, और कोई भी दिक्कत है तो हम बैठे, इस तरीके से हम प्रॉपर उनको मोटिवेशन देते हैं। तो इस तरीके से मेरे कुछ हमारे जिस फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ, सबके अलग अलग प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे बेस्ट अभी मैं हूँ। सबके जो सबसे पुराना फाउंडेशन है हमारा रॉटरेक क्लब है, जो 1992 से शुरू हुआ था, अभी 2024 चल रहा है, तो आप सोचो कई साले, उसमें कई सारे लोग आए, कई सारे लोग गए, पर अभी भी हमारा इतना ही नए नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं और हम कुछ नया नया करते जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो जानकर बहुत अच्छा लगा। रोटरी के बारे में भी ऑलमोस्ट सभी को पता है, क्योंकि रोटरी बहुत कुछ करता है। हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं किसी एक प्रोग्राम में रोटरी का पार्ट रह चुके हैं। सो मैं तो पर्सनली रह चुकी हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। या सॉरी। रोटरी है ना, वो सीनियर लोगों के लिए है, एंड रोटरेक्ट वो यंग पर्सन्स के लिए ओके। तो अभी हम यंग है, तो रोटरेक्ट हमारा है, रोटरेक्ट क्लब अहमदाबाद,
वेस्ट ब्लाइंड। हाँ, सो इवन हमारे यहाँ मुंबई में भी उनके कुछ इवेंट्स होते रहता है। सो थैंक यू सो मच सर। हाँ, हम बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकर, आपका वर्क स्कोप जानकर। सो ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत सारा सक्सेस मिले पूरी टीम की ओर से। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो और एक PhD स्कॉलर अभी आप परस्यू कर रहे हो, सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो और खूब आगे बढ़ो आप अपने लाइफ में। अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस में से तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम सर के साथ रैपिड राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। हेलो सर, हाँ यस यस, मैं रतिना त्रिपाठी वाराणसी से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि आपने इतनी शरारतें की, तो क्या आपको इसका कोई फायदा मिला, मतलब कि आपके मतलब एजुकेशन में, और चाहे क्या आप आज गिल्टी फील करते हैं उन सब चीज़ों पे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ मैंने शरारतें की बहुत सारी, पर उसमें फ़ायदा मिला है मुझे। थोड़ा बहुत गिल्टी भी फील हुआ है, थोड़ा फ़ायदा भी मिला है। क्योंकि एक है सबसे बड़ा गिल्टी फील कि मैं उस टाइम होमवर्क मैं करता डेली अच्छे से खुद से, तो मुझे और खुशी मिलती कि नहीं चलो मैंने न्याय दिया है ओके। पर शरारत के साथ एक होते बच्चे होते, तो हम बच्चे उस टाइम हमारी सोच बच्चे जैसी ही होती है, तो उसका फ़ायदा मुझे मिला है। फ़ायदा यही है कि जिस टाइम मुझे जो जीना था ना, शरारत करनी थी, मस्ती करनी थी, वो मैंने मेरी लाइफ एंजॉय कर ली। अब मैं इतनी शरारत नहीं करता हूँ, अब थोड़ा मैच्योर हो गए हो, और वो बहुत खुशी की बात है कि अब शरारत करने का मन होता है, पर अब नहीं, क्योंकि अब जो शरारत करनी थी वो हमने बचपन में बहुत कर ली। और वो मैम अभी भी बोलते कि तू इतना शरारती था, तो वही कि लोग मुझे याद करते हैं कि तू शरारत के साथ इतना आगे बढ़ गया ना, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये मुझे याद करते ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेरा फ़ायदेमंद है मेरे लिए। ओके थैंक यू सर। एक ही बात बोलूँगा कि ऐसा हमें करना चाहिए कि हम जैसी शरारत करें, लोग हमें याद करने चाहिए बस, ये लड़का बहुत अच्छा था और आज यहाँ तक पहुँचा है, भले वो शरारती था। तो शरारती तो हर बच्चे होते हैं, पर कौन कहाँ तक पहुँचता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? लोग हमें याद कर सके बस। बिल्कुल, शरारत की जगह और मेहनत की जगह। सो दोनों होना चाहिए लाइफ में, फन भी होना चाहिए, सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। यस मैम। सो लाइफ बैलेंस्ड रहेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फ्री हो पूछने के लिए सर से। हमारे सर आरजे भी है, आरजे एंकरिंग से रिलेटेड किसी को गाइडेंस चाहिए होगा। सर आप बताएंगे थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, कि बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है? अरे आरजे तो आप बहुत अच्छे से बन सकते हो। अभी उसके लिए आपको है ना, फिर आरजे का कोर्स भी होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज भी करवाती है। अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उस फील्ड में अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। बाकी हाँ, आप गूगल पे देख सकते हो कि किस जगह आरजे बनने के लिए कोर्स हो रहा है, तो वहाँ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलके आप आरजे का कोर्स कर सकते हो। जैसे अभी रेडियो डान का हर साल होता है ना आरजे हंट, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ आपको मौका भी मिलेगा। वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि वहाँ से हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आगे कुछ हमें ही आरजे क्षेत्र में जाना है, मीडिया में कुछ करना है, तो वहाँ हम जा सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन रेडियो डान। थैंक यू सो मच सर इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो सर हम आपके साथ रैपिड राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली रैपिड राउंड 5 क्या होगा, आपको 5 क्विक क्वेश्चंस किए जाएंगे एंड आपको बहुत जल्दी आंसर करना है 1-2 लाइन में, ठीक है? सो चैलेंजिंग रहेंगे, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हो आंसर के लिए। पर्सनल प्रोफेशनल सारे क्वेश्चंस का मिक्स होगा, ठीक है? होप यू डोंट माइंड। यस मैम, श्योर, 100% आई एम इंटरेस्टेड। और वैसे भी मुझे पसंद है ऐसी सभी चीजें करना। हम खुद एक नौटंकी है आगे, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। आज हम फंस गए, तो आज देखना है मैम हमारे लिए क्या लाएगी। कभी फंसना भी अच्छा है, चलो बताओ। अच्छा है। तो ऑल द बेस्ट सर आपके रैपिड राउंड 5 के लिए। ओके सर, आप शरारती थे, आप सीरियस भी हो, मैच्योर भी हो, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी
आपकी वो, लेकिन लाइफ के बारे में आपका क्या सोचना है? आपके मतलब फ्यूचर सेटलमेंट के बारे में, रिलेशनशिप में हो या फिर शादी का, क्या ऐसा कुछ? सच बोले तो अभी कोई है नहीं, पर एक खास इंसान है, वो पता नहीं अब आगे क्या होगा, वो भगवान को पता। सिंपल। ओके, सो ऑल द बेस्ट, होप वो खास इंसान आपके लिए खास बन जाए। ओके हाँ भैया ना, सर, खास टाइम तो आस है। मैनेजमेंट सर, टाइम मैनेजमेंट पे आपका क्या सोचना है? आप एक टाइम पे इतना सारा काम करते हो, कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो टाइम कहाँ से लाते हो आप सर? हमें भी थोड़ा बांट दो। सच बोले तो 24 ही घंटे है हमारे पास, तो 24 घंटे में हम जितना जो कुछ कर सके वो करो, पर साथ हमारा मेन काम है वो भी करो, उसके बाद दूसरा काम लो। तो मैं सभी थोड़ा थोड़ा सबको बांट के रखता हूँ काम करने में। जब एनजीओ का वर्क होता है तब एनजीओ, अपना काम होता है तब अपना। ज्यादातर मेरा एनजीओ का काम है वो सैटरडे संडे ही होता है। ओके सर, आपके रोल मॉडल कौन है सारे कॉन्टेक्स्ट में? पूरे कॉन्टेक्स्ट में और हर जगह मेरी रोल मॉडल मेरी मैम है, पूजा गुप्ता मैम। दिस इज माय रोल मॉडल। मैं बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थी, प्लस स्पोर्ट्स पर्सन आप समझ लो, तो उन्होंने बहुत कुछ किया इन शॉर्ट। और बस मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वही मेरी लाइफ में आए, और भी 2-3 लोग थे, बट मेरी रोल मॉडल पूजा मैम है। दिस इज माय मैम। ओके, हम आपके मैम के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसा स्टूडेंट बनाया, और आज वो स्टूडेंट हम सबके सामने है। और सच में बोला भी जाता है कि गुरु ही इस दुनिया को बनाने वाला होता है, और अगर ऐसे टीचर्स हो तो सच में वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सो धन्य उन टीचर्स को जिनसे आप पढ़े हो, क्योंकि छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो बहुत मायने रखती है लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। 100% थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? पीएचडी करने के बाद क्या? देखो, मुझे पीएचडी करने के बाद मुझे बनना है प्रोफेसर, तभी मैं पीएचडी तक पहुंचा। और मेरा एम भी पीएचडी करने का था ही, बट मेन मेरा एम है प्रोफेसर बनना ही है, कुछ भी करके। अभी और भी गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट प्रोफेसर मिल गया तो सभी एग्जाम है, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, मैं उसको लीव कर दूंगा। ओके ओके, क्योंकि सर आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हो, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 काम एक साथ आ जाते हैं, और वहाँ पे हमें हमारे प्रायोरिटीज़, डिसीजन मेकिंग और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यह प्रॉब्लम हम जैसे कई सारे लोगों के साथ हो जाती है, तो इस पे आप थोड़ा सा लाइट डालिए, ऐसा मैं कहूँगी। सच बोलो तो कई सारे फाउंडेशन है, बट मेरे हर एक फाउंडेशन में इतने सारे, और हर टाइम एक ही साथ प्रोजेक्ट नहीं होते। मैं सबके साथ मैं मेंटेन करके रखता हूँ कि किस प्रोजेक्ट में मुझे कहाँ किसके साथ जुड़ना है, बिकॉज जिस टाइम मेरे पास टाइम होगा, मैं फिर बोल भी देता हूँ कि मैं आ नहीं पाऊंगा, बट कोई और सपोर्ट चाहिए तो मुझे बोल, तो मुझे जहाँ मैं टाइम दे सकता हूँ वहीं मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ। जिस प्रोजेक्ट में मेरे लिए है, मेरे से हर प्रोजेक्ट में टाइम देता हूँ, बट इन शॉर्ट जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, मैं फ्री हूँ तो मैं 100% टाइम दूंगा, फ्री नहीं हूँ तो आई एम रियली सो सॉरी। सिंपल। या सो कई जगह पे आपको क्लियरली बोल देना कि लाइक हम अभी अवेलेबल नहीं है, बैक एंड पे। हाँ, नॉट फ्री। यस। यस, वो आना चाहिए, ऐसे हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। तो अच्छा लगा सर आपके बारे में जानकर। सर, आप 2 मैसेज देने बोलूँगी मैं आपको। पहला मैसेज ये वीआई कम्युनिटी के लिए, जो बोलता है ना कि खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हैं, कुछ नहीं करते, वो लोगों को यह मौका दे देते हैं कि हम ब्लाइंड है तो हम बस सिंपैथी गेन कर सकते हैं, एम्पैथी गेन नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आप अपने मैसेज दीजिए, और एक ओवरऑल एज अ ह्यूमन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वर्ल्ड से कि पर्सन में डिसेबिलिटी को कैसा ट्रीट किया जाए, और कैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके? अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है।
अब फर्स्ट जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, बस उसका मैं आंसर करूँगा। सबसे पहले हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी चाहिए। वो एम्पैथी कैसे मिलेगी? हम हमारी जो एबिलिटी है वो दिखाएँगे तो हमें एम्पैथी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट है, जो कला है, वो लोगों को हम दिखा रहे हैं। हमें वो अंदर नहीं रखनी है कि यार जब बोलेंगे तभी कला दिखाऊँगा, ऐसे नहीं करना। कला आपको दिखानी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उतना ही दिखाना है। और वो आप टैलेंट दिखाओगे ना, तो वो कोई भी इंसान आपको वो सिंपैथी नहीं देगा, वो एम्पैथी ही देगा। तो सबसे बड़े बस आपका टैलेंट दिखाना है, टैलेंट से ही आपको एम्पैथी मिल सकती है। और आपके बिहेवियर से, कि टैलेंट के साथ साथ बिहेवियर भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए। और आपके पास टैलेंट है, बिहेवियर है, सब कुछ अच्छा है, बट पर्सनालिटी नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो पर्सनालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन शॉर्ट हर तरह की बातें हैं लाइफ में, बट हमें हमेशा मैच्योर रहना है। और कई जगह शरारत है, कोई भी चीज़ है, थोड़ा बहुत है, फन है, वो होना चाहिए, बट सबको थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल रहना है। जो इस प्रोफ़ेशन में है, इस प्रोफ़ेशन के साथ हमें जुड़े रहना है, तो हमें अच्छे से हमें एम्पैथी मिलेगी, नॉट सिंपैथी। दूसरा जो मैम ने बोला है, मैं एक ही उसमें मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ सभी लोग जो भी हैं अपना इतने अच्छे से वर्क करें ताकि हमें अच्छे से खुशी मिले। सर, जब वो पर्सन विद डिसेबिलिटी से इंटरैक्ट करते हैं तो उन्हें वो कैसे अपॉर्चुनिटी दे अपने आप को प्रेजेंट करने की, या फिर वो उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए कैसे उनकी रिस्पेक्ट करे, और सिर्फ डिसेबिलिटी है मतलब हेल्प करना, ये नज़रिए से उनको ना दिखे। इस पर आप क्या कहेंगे? ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। देखो, कोई भी कंपनी में हम जा रहे हो तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी वहाँ का एम्प्लॉय हो, तो वो प्लीज़ हमारी डिसेबिलिटी कम्युनिटी है, इन लोगों को ऐसे देखे, उन्हीं बच्चों को, कि वो पर्सन के पास क्या नॉलेज है। उनको नॉलेज के माध्यम से देखना चाहिए कि ये नॉलेजेबल है, तो उनको जो चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपके पास नॉलेज है और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो होता है हमारे साथ। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रॉपर तरीके से हमें मिले, ताकि हमारा टैलेंट हम वहाँ जो हमारा नॉलेज है वो बाँट सके। ओके, तो यही मैं कहना चाहूँगा मैं सबसे भी। और यही मैसेज है मेरा कि प्लीज़ आप हमें एज़ अ डिसेबल ना देखो। हमें हमारे पास क्या नॉलेज है, क्या एबिलिटी है, उन तरीके से देखो। प्लीज़ एक बेचारापन होता है, उनसे नहीं देखो। हमें हेल्प नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ एक मार्गदर्शन चाहिए कि हमें आप गाइडेंस दे सको, ये चीज़ है, यहाँ होती है, और हम फिर 100% वहाँ हम खुद पहुँचेंगे और वो हम खुद इंडिपेंडेंटली वो काम करेंगे। फिर हमें हेल्प ऐसी नहीं चाहिए कि आप हमें प्रॉपर हेल्प करके दे रहे हो और ये सब कुछ करके दे रहे हो, ऐसे नहीं है। हमें खुद को करने दो, हम खुद करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। और तभी आपको पता चलेगा कि हमारे पास क्या-क्या एबिलिटी है। ओके, तो बस हमारी एबिलिटी को पहचानो, हमारी डिसेबिलिटी को नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो इंटरव्यू के लास्ट में हम आ चुके हैं। सो सर, आपका मैसेज ऑफ द डे क्या रहेगा? मैसेज ऑफ द डे, दिस इज माय मैसेज ऑफ द डे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन ये सुंदर है, और ईद मुबारक भी सबको। ये कहना रह गया था मेरे से, तो सबसे पहले ईद मुबारक सबको। और दूसरा मैसेज मेरा यही है कि सब खुश रहो, मस्त रहो। लाइफ ऐसे आप जिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करो कि आप पढ़ने के टाइम पढ़ाई करो, मस्ती के टाइम मस्ती करो, पेरेंट्स के टाइम स्पेंड करना है तो पेरेंट्स के उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और हमें घूमना है तो अच्छे से ट्रिप भी करो। बस यही मेरा मैसेज रहेगा, सिंपल, कि अपनी लाइफ को एक बोरियत की तरीके से मत जियो, खुशी से जियो, मस्त जियो। कि हमें लाइफ एक ही बार मिली है, तो उनको इतना अच्छे से जियो ना कि लोग हमें याद करें कि वाह, ये इंसान क्या था, उसका जवाब ही कुछ और है। ओके, तो इसलिए तो बोलता हूँ ना मैं कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये आपने गाना सुना होगा, बहुत मस्त है। तो मुझे एहसान नहीं चाहिए, मुझे एहसास करवाओ।
मेरी लाइफ जो जी है वो लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमने क्या एहसास करवाया है, ऐसा नहीं चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सब ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करके जियो, खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मस्त के साथ मौला रहो। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम सभी को दिया है। सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, चाहे आप कोई भी पर्सन हो, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी हो, सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, एक गोल रखो और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाएगा। हाँ, चैलेंजेस ज़रूर होते हैं, बिना चैलेंजेस के तो लाइफ में क्या मज़ा आएगा। हम अम्यूज़मेंट पार्क में भी क्यों जाते हैं, हम एडवेंचर क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ तो अलग सा होता है, ट्विस्ट होता है। जो चीज़ें आसानी से हो सकती है उसमें मज़ा ही क्या। इसीलिए चैलेंजेस है तभी तो हमारी लाइफ हमें लगेगा कि हमारी लाइफ में कुछ है। चैलेंज आएगा ही नहीं तो फिर आपको क्या लगेगा, अरे यार मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अभी देखो मैं बिना मसाले का खाना हो जाएगा। हाँ, वो बिना मसाले का खाना, अब मसाले के साथ खाओ तो उसका मजा कुछ है, वो टेस्ट ही अलग है। बिना मसाले का खाना मैं तो फिर नहीं खाऊंगा, ऐसे कोई भी नहीं खा सकता। कोई नहीं खा सकता। बट हाँ, तो चैलेंजेस है, इसीलिए हम हैं। बहुत अच्छा लगा सर हमें, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा आपका। हमने काफ़ी इंजॉय किया आपके साथ, होप हमारे ऑडियंस ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। वक्त है ऑडियंस से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से हम सबके साथ आए और टाइम स्पेंड किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सभी को मोटिवेट किया और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। स्टडी विद वीआई की पूरी टीम आपके आभारी है कि आप आए और हमारे साथ अपने टाइम स्पेंड किया। सभी ऑडियंस को सो मच मैम, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना अच्छा मंच दिया कि यहाँ मैं कुछ बोल सकूं और इस प्लेटफॉर्म में मेरी पास जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच ऑल वीआई स्टडी विद वीआई की ऑल टीम्स को, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, सबको थैंक यू। स्पेशली थैंक्स टू हमारी होस्ट कि आपने इतने अच्छे मुझे क्वेश्चंस पूछे और मेरे साथ पूरे साथ आपने हमें सब कुछ बताया और हमें बोला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू श्वेता मैम कि हमें एक इतने अच्छे मेहमान से आज मुलाकात करवाई और उन्हें हमारे बीच लेकर आए। थैंक यू सो मच। सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर महीने 21st ऑफ एवरी मंथ हम लेकर आते हैं एक ऐसा ही अनोखा इंटरव्यू जहां हम ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को मिलते हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज किया हो और कुछ कर दिखाने का उनमें वो जज्बा हो। देखते रहिए फ्लाइट ऑफ स्पिरिट एंड एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। धन्यवाद।